जाने से पहले मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ गवर्नर साहब, हाल ही में एक दो दिन पहले एक जनाब उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजाने आए, तो उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा, आप नाम से परहेज करते हैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूं, लेकिन परहेज करते हुए भी ये बता दूं कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि यहां पर 11% यादव हैं, उनका मुख्यमंत्री बन जाता है, 19% मुसलमान हैं, उनका मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता, और इस बार जरूर बनना चाहिए। कोई भी किसी पार्टी में ऐसा हो जो मुसलमान हो और पार्टी से टिकट ना मिल रही हो, वो मेरे पास आ जाए, मैं टिकट दूंगा और इस बार एक मुसलमान मुख्यमंत्री बनाते हैं हम उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, यू आर अ लर्नेड मैन, is this against the verdict of the Supreme Court in January 21? Is this against the Constitution? Is this against Section 123(3) of the Representation of People Act, under which asking for votes in the name of religion is banned? Why today, even in the 21st century, are we in a situation जहां हम जाति और धर्म का ऐसा डंका बजाते हैं कि जैसे मानो उस जाति या धर्म को हमें वोट देना अनिवार्य है? मेरा ख्याल ये है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मुझसे ये उम्मीद नहीं करेंगी कि आपने खुद कहा है कि इलेक्शन के कारणों से दिए जाने वाले बयानों पर मैं टिप्पणी करूं। लेकिन इससे आगे बढ़ के एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जिस भाषा की आपने बात की है, क्या ये उन लोगों के लिए नई भाषा है? ये वो लोग हैं जिन्होंने, मैं फिर क्या मजबूरी में ये बात बोल रहा हूँ, ये वो लोग हैं, देश आज़ाद हुआ 1947 अगस्त में, इन्होंने हैदराबाद की आज़ादी को 13 महीने तक नहीं आने दिया, और उस बीच में हमारी समस्या ये है, हम इतिहास की जो घटनाएं हैं उन पर नजर नहीं डालते, हम सिर्फ आज क्या हो रहा है उसको देखना चाहते हैं। इतिहास हमें ये बताता है कि जो कुछ भी सितंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना पड़ा, उसके लिए हमें गौर करना चाहिए कौन लोग जिम्मेदार थे उसके लिए, जिन्होंने हैदराबाद के भारत में विलय में टांग अड़ाई, और सिर्फ टांग नहीं अड़ाई बल्कि 13 महीने तक कत्लो गारतगरी, हिंसा, लूटना, लोगों को उनके घरों से निकालना, ये नंगा नाच 13 महीने तक नाचा गया। आज आप उनसे, उन संगठनों से और उन लोगों से जो उन संगठनों के वारिस हैं, आप उनसे किसी दूसरे व्यवहार की उम्मीद करते हैं क्या? फिर मैं आपसे एक बात कहूं कि इस देश में कोई भी पद हो, वो ना हिंदू के लिए है, ना मुसलमान के लिए, ना ईसाई के लिए, ना क्रिश्चियन के लिए, ना सिख के लिए, ना किसी के लिए नहीं, हिंदुस्तानी के लिए है। ऐसे लोगों से कहिए कि सच्चे और पक्के अलग पहचान की बात करना छोड़ दीजिए, अपनी पहचान भारतीय बना लीजिए, कोई चीज आपकी पहुंच के बाहर नहीं रहेगी। लेकिन अपनी पहचान भारतीय तो बनाइए। आप तो पूरा वक्त, आप हमारे यहां लोग, मैं किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं कह रहा हूं, जो सारा जोर इस बात पर रहता है हमारी पहचान अलग। 1986 में क्या हुआ था? जोर शाबानों के फैसले के मेरिट्स पे बात नहीं होती थी, वो बात होती थी, और इसमें कैसे कैसे लोग शामिल थे जो ये कहते थे कि इस फैसले से हमारी जो खुसूसी पहचान है, जो हमारा मिली तशख़्ख़ुस है, वो खतरे में आ गया है। केस के मेरिट की बात नहीं करते थे। तो कहां तक इन लोगों को आप डिस्कस करेंगे, इसका जरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखिए। तो ये तो कुछ भी नहीं है जो बोल रहे हैं, इससे ज्यादा तो 1986 में बोला गया। और मैं फिर कह रहा हूं
कि ये भारत का संविधान हर चीज भारतीय नागरिक का अधिकार मानता है। इसलिए मुझे कोई चीज नहीं मिलेगी कि मेरा ताल्लुक किस कम्युनिटी से है। इसलिए अगर आपको ये एहसास है कि कोई चीज आपकी पहुंच के बाहर है, आप पक्की पहचान बना लीजिए अपने भारतीय होने की। कोई चीज आपकी पहुंच से बाहर नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने गवर्नर साहब। जो एक पार्टी छोड़ सकते थे इस बात पर कि शाहबानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, आज उन्होंने जो बात कही है हम सबको घर कर लेना चाहिए। We must all remember that it is not religion, it is not community, it is your national identity that will bring every post within your reach. Anything besides that will always make it further away from your goal. Thank you, Arif Mohammad Khan Saab, for joining me on Frankly Speaking. Pleasure speaking to you.